बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेरॉयड हार्मोन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देख लिया होगा एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन आपको पता है कि एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि किडनी के अपर पोल पे ये ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है। और आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं। इसका आउटर पार्ट जो है इसे एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर पार्ट जो है सेंट्रल पार्ट इसे एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। एड्रिनल मेडुला से कैटेकोलामीन्स यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट होते हैं और जो कॉर्टेक्स है इसमें स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसकी आगे 3 लेयर्स होती हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली, ठीक है। यहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या ये जो आपका एल्डोस्टेरॉन है ये सिक्रीट होता है। उसके बाद ये वाली लेयर जो है जोना फेसिकुलेटा सेकंड लेयर है, इसमें से कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, वो सिक्रीट होते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर है थर्ड लेयर जोना रेटिकुलरिस, यहाँ से मेनली एंड्रोजेंस सिक्रीट होते हैं, ठीक है, एंड्रोजेंस। तो इन तीनों लेयर्स को आप GFR के निमोनिक से आप याद रख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी सिंथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि एल्डोस्टेरॉन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में कैसे सिंथेसाइज होता है। तो जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं ये सिंथेसाइज होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, और ये सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल जो है ये आएगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज ये इस पर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा प्रेगनेनोलोन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए इसको कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, और ये स्टिमुलेट होता है ACTH से और एंजियोटेंसिन 2 से। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज इसको कन्वर्ट कर देता है प्रेगनेनोलोन में, और उसके ऊपर फिर ये एंजाइम एक्ट करता है 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, 3 बीटा HSD, इसका मतलब है 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, और इसको प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इस पर 21 अल्फ़ा हाइड्रोक्सीलेज एक्ट करता है और इससे डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन बन जाता है। उसके ऊपर फिर 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज एक्ट करता है। यहाँ पर 21 अल्फ़ा हाइड्रोक्सीलेज था, यहाँ पर आ जाएगा 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज और इसको कन्वर्ट कर देगा कॉर्टिकोस्टेरोन में, ठीक है। उसके ऊपर फिर यही दोबारा एंजाइम एक्ट करेगा 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज और इसको 18 हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देगा। इसके ऊपर अब एल्डोस्टेरॉन सिंथेज, ठीक है, या 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज ये एक्ट करेगा और इस स्टेप को एंजियोटेंसिन 2 जो है स्टिमुलेट करेगा और फाइनली हमारे पास एल्डोस्टेरॉन सिंथेसाइज हो जाएगा। अच्छा, ये जो बॉक्स में जितने भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं ना, ये इन सब की मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि एल्डोस्टेरॉन लाइक एक्टिविटी होती है, लेकिन जाहिर है कि एल्डोस्टेरॉन से कम होती है, और ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है ये हाईएस्ट हमारे एल्डोस्टेरॉन ही में होती है। अब हम इस हार्मोन की ट्रांसपोर्ट और इसका मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है एल्डोस्टेरॉन 60% ये कंबाइन करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ और 40% जो है ये फ्री फॉर्म में रहता है। इसकी अगर हाफ लाइफ की बात की जाए तो ये शॉर्ट होती है और तकरीबन 20 मिनट्स होती है। उसके बाद इसको डिग्रेड किया जाता है लिवर में और इट इज़ कॉन्जुगेटेड विद ग्लूक्रोनिक एसिड और टू अ लेसर एक्सटेंट इट इज़ आल्सो कॉन्जुगेटेड विद द सल्फेट्स, और इससे इनएक्टिव कंपाउंड्स बन जाते हैं। उसके बाद 75% जो हैं ये कॉन्जुगेट्स ये किडनीज एक्सक्रीट करते हैं वाया यूरिन, और 25% जो ये इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं ये फीसेस में सिक्रीट हो जाते हैं। इसकी जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है एल्डोस्टेरॉन की ये तकरीबन 6 नैनोग्राम पर 100 ml होती है, ठीक है, 6 नैनोग्राम पर 100 ml। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके दो मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक जीनोमिक एक्शन और एक नॉन जीनोमिक एक्शन। जीनोमिक एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये आपके सामने ये देखें, ये प्रिंसिपल सेल आपको शो हो रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल सेल ये किडनी के जो आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ना, नेफ्रॉन का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें ये प्रिंसिपल सेल होता है, वहाँ पर ये एक्ट करता है हार्मोन, ठीक है। तो इस तरफ ये ब्लड साइड है, कैपिलरी है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, वहाँ से ये एल्डोस्टेरॉन आएगा, और इस तरफ जो है आपकी ल्यूमेन है, ठीक है, नेफ्रॉन की जो ल्यूमेन है ये है। तो एल्डोस्टेरॉन ब्लड साइड से आएगा जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। इसके जो रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि ये स्टेरॉयड हार्मोन है
तो वो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। जैसे कि आपको शो हो रहा है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, ठीक है, MR, ये अपने रिसेप्टर से जाके अटैच करेगा, तो इस तरह से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और न्यूक्लियस में आके ये जो जीन है, ख़ास जीन, उसको ये स्टिमुलेट करेगा और उसे कहते हैं SGK, ठीक है, जीन फॉर सीरम एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेगुलेटेड काइनेज, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगी और मैसेंजर RNA जो है ये आपके पास बन जाएगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद, 30 मिनट्स के बाद, न्यू मैसेंजर RNA जो है इसके एक्शन के बाद ये साइटोप्लाज्म में अपीयर होता है और उससे फिर ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन्स बनती हैं। दो तरह की हमारे पास मेजर प्रोटीन्स आती हैं। एक हमारे पास ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो जाके बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाता है, और दूसरा जो प्रोटीन्स हैं वो सोडियम की जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, ठीक है, सोडियम चैनल्स बन जाते हैं और इनको हम कहते हैं ENACs। ENAC स्टैंड्स फॉर एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। ये जो हैं जाके आपकी ये वाली जो मेम्ब्रेन, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन या इसे एपिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसमें इंसर्ट हो जाते हैं। तो इससे फिर सोडियम जो है ये वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये एब्जॉर्ब होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म में आता है और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो कि प्राइमरी ट्रांसपोर्टर है वो इसको इंटरस्टिशियम में या इंटरस्टिशियम में भेज देता है और फिर ये ब्लड में जाके रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा जी, अर्ली इफेक्ट इस हार्मोन का ये है कि ये सबसे पहले क्या करेगा कि जो प्लाज्मा पूल के अंदर पहले से सिंथेसाइज्ड हैं ENACs, ठीक है, जो प्लाज्मा पूल में आप देख रहे हैं ये जो प्रोटीन्स हैं ENACs सोडियम चैनल्स, इनकी इंजर्शन को इंक्रीज़ कर देता है इस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन में इनकी इंजर्शन को इंक्रीज़ करता है। और ये जो दूसरा फैक्ट अभी हमने डिस्कस किया ना कि प्रोटीन्स का बनना, सोडियम पोटेशियम पंप का बनना और इन चैनल्स का बनना, सोडियम चैनल्स का बनना, ये इसका तकरीबन एक लेट इफेक्ट है क्योंकि 30 मिनट्स के बाद आता है और 45 मिनट्स के बाद हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ मिल जाती है प्रिंसिपल सेल के अंदर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आपको थोड़ा सा जो इस सेल के ऊपर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स एक्ट करती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। तो दो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है अमाइलोराइड है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं ये अमाइलोराइड, ठीक है। अमाइलोराइड क्या करती है, बेसिकली इस एपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, तो सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होता, सोडियम ल्यूमन में रह जाता है, ठीक है। तो वाटर भी फिर उसके साथ एब्जॉर्ब नहीं हो सकता क्योंकि वाटर ने ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होना होता है, तो फिर वाटर और सोडियम दोनों की एक्सक्रीशन हो जाती है। तो इस तरह से ये एक डायूरेटिक है और इसे हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम बॉडी के अंदर इस डायूरेटिक के एक्शन से वो स्पेयर रहती है, वो कंजर्व रहती है। दूसरी जो आपकी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक एक्ट करती है उसे स्पायरोनोलैक्टोन, ये भी एक ड्रग है, ये एक्ट करती है और बेसिकली इट इज़ इनहिबिटर ऑफ दिस मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, ठीक है। वो एल्डोस्टेरॉन को इसके साथ क्या है कि बाइंड नहीं होने देती, स्पायरोनोलैक्टोन। अच्छा जी, अब हम इसके नॉन जीनोमिक एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नॉन जीनोमिक एक्शन जो है ना ये लेता है तकरीबन फ्यू सेकंड से फ्यू मिनट्स, जल्दी हो जाता है। और इसमें क्या है कि हार्मोन बाइंड करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के साथ जो कि एक्टिवेट कर देते हैं सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स। ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो हैं ये साइक्लिक AMP है, कहाँ पर, इन द वास्कुलर स्मूथ मसल सेल, ठीक है। वास्कुलर जो स्मूथ मसल सेल है, वेसल की वॉल के अंदर जो स्मूथ मसल सेल है वहाँ पर साइक्लिक AMP सेकंड मैसेंजर है और इसी तरह किडनी सेल्स के अंदर, प्रिंसिपल सेल्स के अंदर भी यही साइक्लिक AMP सेकंड मैसेंजर है एंड इफेक्ट इज सीन इन लेस देन 2 मिनट्स। बाकी जो बॉडी सेल हैं उनके अंदर फास्फोलाइपेज C सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्ट करता है, लेकिन ये जो नॉन जीनोमिक एक्शंस हैं इनकी फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अभी सही तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। अच्छा जी, फंक्शंस जो हैं इस हार्मोन के अब हम डिस्कस कर लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो जो है ये इंक्रीज़ करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम बाय द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द किडनी इन द DCT। जैसे कि अभी हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बात की, तो ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेगा और पोटेशियम की सिक्रीशन को। तो सीरम सोडियम जो है उसका टोटल कंटेंट ये इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा और पोटेशियम का जो सीरम पोटेशियम है उसका कंटेंट ये डिक्रीज़ करेगा। नाउ हैविंग सेड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सीरम सोडियम कंसनट्रेशन पे कोई ख़ास असर नहीं डालता। इसका क्या वजह है ये आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। दूसरा इसका इफेक्ट ये है कि इट कॉजेज सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस
in exchange for potassium ions in the intercalated cells of the DCT and cortical collecting tubule by stimulating हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पम्प। ठीक है, ये आपका इंटरकलेटेड सेल है, टाइप ए इंटरकलेटेड सेल, ये भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है और वहाँ पर ये जो आपका है इंटरकलेटेड सेल में, टाइप ए इंटरकलेटेड सेल में, इसकी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में ये हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पम्प है। तो एल्डोस्टेरॉन इसको भी ये स्टिमुलेट करता है और जब इसको स्टिमुलेट करता है तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन की ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन होती है और उसके बाद ये एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इसलिए इसका ये एक्शन जो है ये एसिडोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इसका इफेक्ट है, ये क्या करता है कि इट इंक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, वही वाली जैसे इसने किडनी में की थी, एंड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन द स्वेट ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स एंड इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स। तो इन तीनों जगहों पर भी एक्ट करके ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। एल्डोस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, टोटल लॉस ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल सिक्रीशन खासतौर पे एल्डोस्टेरॉन की, इट विल कॉज डेथ। कितनी देर में, क्या आप गेस कर सकते हैं? अगर एल्डोस्टेरॉन टोटली एब्सेंट हो जाए और हमें अवेलेबल ना हो ये जो स्टीरॉयड हार्मोन है, तो डेथ कॉज हो सकती है। कितनी ड्यूरेशन में? तकरीबन 3 डेज से लेकर 2 वीक्स के टाइम में इट कैन कॉज डेथ। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि एल्डोस्टेरॉन नहीं होता तो इससे जाहिर है कि सोडियम क्लोराइड का कंटेंट जो है डिक्रीज़ कर जाता है प्लाज्मा में, उससे ECF वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ करती है, पर्सन शॉक में चला जाता है और इवेंचुअली डेथ हो जाती है। नाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंजेक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन और इंजेक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सो दैट इज़ वाई कि ये हार्मोन जो है इन्हें हम लाइफ सेविंग हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका इफेक्ट क्या है एल्डोस्टेरॉन डेफिशिएंसी का? इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने डिस्कस किया कि ये जो हार्मोन है ये पोटेशियम की सिक्रीशन कॉज करता है। तो जब नहीं होगी तो पोटेशियम की सिक्रीशन नहीं होगी और पोटेशियम बॉडी में अकोमुलेट हो जाएगा, उससे क्या होगा? हाइपरकैलेमिया होगा। और आपको पता है हाइपरकैलेमिया इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द हार्ट। ठीक है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कार्डियक टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और तीसरा, इसकी डेफिशिएंसी से एसिडोसिस भी रिजल्ट करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन की सिक्रीशन कॉज करता था, जब वो नहीं होगी तो एसिडोसिस होगा और हाइड्रोजन जो है बॉडी के अंदर रिटेन हो जाएगी। लास्टली जो है अब हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। तो इसमें जो है 3 चीज़ें रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले आपका वही रीनन एंजियोटेंसिन सिस्टम, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है इट इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द रेगुलेशन ऑफ द ECF इलेक्ट्रोलाइट्स, ECF ब्लड वॉल्यूम, ECF वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एंड रीनल फंक्शन, उनके साथ उनकी रेगुलेशन के साथ ही क्लोजली लिंक्ड है। तो ये सारे रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम इसीलिए बोलते हैं कि ये हाइपोवोलेमिया या हाइपोटेंशन के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये पूरा सिस्टम जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी हमने डिस्कस किया था, वहाँ इसकी पूरी डिटेल्स हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक में लगा दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो दूसरा जो है फैक्टर वो है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है लाइक एंजियोटेंसिन 2 इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ द एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन and a small increase in the potassium concentration can cause a several fold increase in the aldosterone secretion। और तीसरा जो फैक्टर है वो ACTH है। अब ACTH का जो है इसका एक परमिसिव रोल है इन द रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन। इसका क्या मतलब? परमिसिव रोल का मतलब ये कि ये ACTH जो कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन, यानी कि ये उसकी सिक्रीशन के लिए नेसेसरी है। And total absence of the ACTH will greatly decrease the aldosterone secretion, but it has got a little direct effect in increasing or decreasing the aldosterone secretion। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया कि इस हार्मोन की रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन कैसे होती है। अब एक टेबल देख लेते हैं जिसमें हम कुछ कंडीशंस की बात करेंगे जो कि एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करती हैं। अच्छा, इनमें से कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो एल्डोस्टेरॉन के साथ साथ कॉर्टिसोल की सिक्रीशन यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिक्रीशन को भी इंक्रीज़ कर देती हैं। ये कौन सी कंडीशंस हैं? एंग्जाइटी आ गई आपकी, जो एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, उसके बाद सर्जरी, फिजिकल ड्रामा और हेमरेज। इन सब कंडीशंस में कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन दोनों की सिक्रीशन इंक्रीज़ कर जाएगी। जबकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन इंक्रीज़ करेगी, जबकि कॉर्टिसोल की सिक्रीशन को कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होगा। इसमें क्या है? हाई पोटेशियम इंटेक, लो सोडियम इंटेक, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द इंफीरियर वेना केवा, स्टैंडिंग। ठीक है, सिर्फ स्टैंडिंग करने से भी एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन इंक्रीज़ कर जाती है। और लास्टली सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इन सब कंडीशन में एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन इंक्रीज़ कर जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।